औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत के साथ होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है तो वो इस हवाले से बहुत अहम है कि इसमें हमारे पास ये जो कॉमन प्रोसेस होते हैं कि हमने सैल्यूट को पानी में डाला तो क्या होता है, किस तरह ये डिज़ोल्व होता है, ठीक है, या हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस के जिसको हम हाइड्रेटेड सब्सटेंस कहते हैं या हाइड्रेट्स कहते हैं, वो क्या होते हैं। लेट्स सपोज आपको कोई कहे कि भाई ये कॉपर सल्फेट है, इसके साथ 5 ये वाटर के मॉलिक्यूल है। अब 5 में से आप मुझे बताएं कि कॉपर के साथ कितने होंगे और ये हमारे पास सल्फेट आयन के साथ कितने होंगे। ये वाइवा में भी ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो ये बड़े कॉमन प्रैक्टिस में आती है। या अगर आपके सामने कोई रख लेता है कि चलो हमें बताएं कि लिथियम और सोडियम दोनों के टाइन है, इसमें जो है ना वो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, या किसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है किसकी कम है, तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ जर्नल टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिसकी बाज़ों का हमें पता नहीं होता उसका। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये आपके सामने रख लूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सॉल्वेशन पे या एनर्जेटिक्स ऑफ हाइड्रेशन पे। सॉल्वेशन या एनर्जेटिक्स ऑफ हाइड्रेशन, ये दोनों एक है भी और नहीं भी है। किस तरह, तो इस पे हम बेसिकली बात कर लेते हैं कि एक है तो किस तरह है और अगर नहीं है तो फिर किस तरह नहीं है। तो पहले हम इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में ये हमारे पास लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। इसको आप, ये हमारे पास लिक्विड है, कोई भी सॉल्वेंट है, ठीक है। इसमें हमने ऐड किया सॉल्यूट। क्या ऐड किया? सॉल्यूट, डिसॉल्वेबल सॉल्यूट हम कहेंगे यहां पे, वो हमने इसमें ऐड किया। सबसे पहले क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में एनर्जी एसोसिएटेड, एनर्जी एसोसिएटेड, एनर्जी एसोसिएटेड क्या है? एनर्जी यहां पे एक एसेंशियल फैक्टर है इन सॉल्यूशन फॉर्मेशन। सो द नंबर 1 इज एनर्जी इज द एसेंशियल फैक्टर इन सॉल्यूशन फॉर्मेशन, इन सॉल्यूशन फॉर्मेशन। किस तरह? सबसे पहले जब आप ये सॉल्यूट डालते हैं तो इस सॉल्यूट के डिसोल्यूशन के लिए लेट्स सपोज आपने डाल दिया है पोटेशियम आयोडाइड, आपने ये डाल दिया। सबसे पहले ये पोटेशियम K+ इन आयोडीन नेगेटिव, इसमें इसकी डिसोसिएशन होगी। क्या होगी? डिसोसिएशन होगी। लेकिन डिसोसिएशन से पहले ये डिसोसिएशन होगी किस तरह, ये डिसोसिएशन ये जानना बहुत ज्यादा जो है ना वो जरूरी है। सो इसके लिए मैं लिखता हूं कि व्हेन सॉलिड एडेड टू अ सॉल्वेंट, सेकंड स्टेप क्या होगा कि व्हेन सॉलिड एडेड टू सॉल्वेंट, जब हमने सॉलिड को या सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल दिया तो क्या हुआ? द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट, so the molecules of the solvent start attacking, किस पे उन्होंने अटैक स्टार्ट किया? क्रिस्टल पे। किस पे? द क्रिस्टल पार्टिकल्स, ऑन द क्रिस्टल पार्टिकल्स। ये जो आपने सॉल्यूट ऐड किया, इसके पार्टिकल पे उन्होंने स्ट्राइकिंग शुरू की। क्या शुरू किया? स्ट्राइकिंग शुरू किया। अब वो स्ट्राइकिंग के बाद क्या हुआ? सो द थर्ड स्टेप इज ये जो मतलब स्ट्राइकिंग है या ये जो अटैकिंग है, सो इससे एनर्जी क्या होगी? एनर्जी का एक इफेक्ट क्रिएट होता है। सो द एनर्जी इफेक्ट्स
on the solute या solid start vigorously ऑसिलेशन। क्या किया उन्होंने? एक ऑसिलेशन। जैसे ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ने इसके ऊपर अटैकिंग स्टार्ट की, इससे इसकी एनर्जी की वजह से ये जो पोटेशियम आयोडाइड है, इन्होंने इस तरह एक विगोरस मोशन स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? एक विगोरस मोशन स्टार्ट किया। विगोरस मोशन जिसको हम कहते हैं कि सरपेरा, बेहोशी में, या जो है ना मतलब एबनॉर्मल सा वो जो शुरू हो जाता है, इसको हम विगोरस यहां पे मतलब कहेंगे। तो उस विगोरस मोशन की वजह से इन्होंने ऑसिलेशन स्टार्ट की, इन्होंने जो है ना वो मूवमेंट स्टार्ट की, और मूवमेंट की वजह से, उस वाइब्रेशन की वजह से द सल्यूट पार्टिकल स्टार्ट ब्रेकिंग। इनकी ब्रेकिंग शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? इसकी इनकी ब्रेकिंग शुरू हो गई। और ब्रेकिंग के साथ ही क्या हो गया है? ब्रेकिंग के साथ ही ये पोटेशियम कैटाइन और आयोडीन एनाइन या आयोडाइड, इसमें ये डिवाइड हो गया। क्या हो गया है? डिवाइड हो गया है। अब यहीं से फिर फर्दर मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? मैकेनिज्म। लेकिन इस ब्रेकडाउन के लिए जरूरी क्या है कि द एनर्जी ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी एक्सीड द एनर्जी नीडेड टू डिसरप्ट द लैटिस। ये बात आप याद रख लें कि द एनर्जी ऑफ द सॉल्यूशन must exceed the energy required to disrupt the lattice। इसको तोड़ने की एनर्जी से इसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तभी इसकी ब्रेकडाउन होगी। क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। अब ये पहले के अभी होता किस तरह है, तो इसका मैकेनिज्म आप समझने की कोशिश करें कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा हमारे पास। तो इसका जो मैकेनिज्म होगा हमारे पास वो इस तरह होगा, इस डिसोल्यूशन की, कि पहले स्टेप में हमारे पास आयंस आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। आयंस आर separated from one another। जिस तरह ये पोटेशियम और आयोडीन में डिवाइड हो गए, ठीक है, एनाइन और कैटाइन में डिवाइडेड हो गए। सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेपरेटेड आयंस आर सराउंडेड बाय सॉल्वेंट। अब जब ये आयन सेपरेट हो जाते हैं तो इन सेपरेटेड आयन को क्या कर लेते हैं? ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो उसको सराउंड कर लेते हैं। ये वाटर के मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेते हैं, ठीक है। किस तरह? तो ये लेट सपोज हमारे पास पोटेशियम है, ठीक है, ये हमारे पास H और H वाटर, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास H और H वाटर, यहाँ पे ये हमारे पास वाटर, और यहाँ पे ये हमारे पास वाटर। ये इसको जो है ना वो सराउंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सराउंड कर लेते हैं। और सराउंड करने के साथ ही इसकी डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। सो नाउ एनर्जी इन्वॉल्व इन बोथ स्टेप्स। पहले स्टेप और दोनों स्टेप्स में एनर्जी हमारे पास इन्वॉल्व है। तो पहले स्टेप में हमारे पास एनर्जी क्या है? वहां पे सेपरेशन हो रही है। सो इन फर्स्ट स्टेप एनर्जी रिक्वायर्ड, सो इट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस। In the second step, energy released. क्या हो रही? एनर्जी रिलीज, so it is a exothermic step। exothermic step।
ठीक है, अब मैंने आपसे बात की थी कि हमारे पास ये जो अब पोटाशियम या कैटायन के पास ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल, हमने सपोज किया 5 वाटर मॉलिक्यूल है, सपोज हम करते हैं पोटाशियम के पास ज्यादा है और आयोडीन के पास 1 वाटर मॉलिक्यूल है। क्यों? इसका मैं आगे आपको चार्ज डेंसिटी में बताता हूं। पहले आप इसको समझने की कोशिश करें कि सॉल्वेशन और हाइड्रेशन में अगर हम यहां पे सॉल्वेंट जर्नल एक लिक्विड को इस्तेमाल करें, जर्नल लिक्विड को, कोई भी अदर लिक्विड है अदर देन वाटर, ये हमारे पास एक सॉल्वेशन का प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? ये सॉल्वेशन है। इन केस ऑफ दिस लिक्विड इट इज अ सॉल्वेशन। और अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वाटर है एज अ सॉल्वेंट, तो फिर ये हमारे पास क्या है? हाइड्रेशन है। फिर क्या है? फिर ये हाइड्रेशन है। एनर्जेटिक्स ऑफ हाइड्रेशन, सॉल्वेशन का तो आपको पता चल गया। एनर्जेटिक्स ऑफ हाइड्रेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि एनर्जेटिक्स यहां पे कि एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी रिलीज हो रही है बेसिकली। तो फिर आपको ये पता होगा कि दोनों ये स्टेप्स कवर हो रहे हैं। एक हमारे पास एंडोथर्मिक है और एक हमारे पास एक्सोथर्मिक है। अब अगर आप मुझे कहें कि सर ओवरऑल सोल्यूशन हमारे पास एंडो होगा या एक्सो होगा, फिर जिसकी एनर्जी ज्यादा होए, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस की ज्यादा हुई तो फिर एज अ होल सोल्यूशन आपके पास एक्सोथर्मिक होगा। अगर एंडोथर्मिक की ज्यादा होगी तो फिर आपके पास एज अ होल सोल्यूशन एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, अब यहां तक होपफुली के सॉल्वेशन और हाइड्रेशन में क्या फर्क है और एनर्जेटिक्स ऑफ हाइड्रेशन हम इसको क्यों कहते हैं। अगर यहां तक आपको क्लियर है तो मैं फर्दर इन स्टेप्स का आपको मैथमेटिकल फॉर्म करवाता हूं। इसका मैथमेटिकल फॉर्म किस तरह का होगा, तो उन स्टेप्स को हम यहीं पे वो कर लेते हैं। इधर आप देखें, ठीक है, कि ये 2 स्टेप्स हमारे पास हैं। इसका बेसिक फिनोमेना क्या होता है, तो इन्हीं को अगर हम देखें तो ये हमारे पास तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? फर्स्ट स्टेप में हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड का Ki, पोटाशियम, तो ये पोटाशियम एनो, इस दोनों में हमारे पास ये डिसोसिएट हो जाता है। तो ये क्या है? डेल्टा H दैट इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है? ठीक है, अब दोनों हमारे पास आ गए थे प्लस XH2O, अननोन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसको इक्वस और प्लस ये भी इक्वस। इसके लिए जो डेल्टा H है वो क्या है? वो नेगेटिव है। वो क्या है? वो नेगेटिव है। तो पहले में एनर्जी एंडोथर्मिक है, एब्जॉर्ब हो रही है, और दूसरे में हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही है। ये बेसिकली ये फिनोमेना है। इसी फिनोमेना को मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया। ये इसी फिनोमेना को मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया। तो होपफुली आपको सॉल्वेशन और एनर्जेटिक्स ऑफ हाइड्रेशन का आपको पता चल गया होगा। अभी मैं आपको मतलब बताने जा रहा हूं कि हमारे पास चार्ज डेंसिटी क्या होती है, उसके बाद फिर मैं आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे इंशाल्लाह बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम चलते हैं कि हमारे पास चार्ज डेंसिटी के कैटाइन में और एनाइन में किसके पास ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे, उस पर हम बात करते हैं कि एनाइन में और कैटाइन में हमारे पास अगर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है तो किसके साथ ज्यादा होंगे और क्यों ज्यादा होंगे, इसकी हम बेसिकली बात करते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी क्या है? सो द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, ये हमारे पास बेसिकली चार्ज डेंसिटी है। अब अगर हम एज एग्जांपल ले लें कुछ कैटाइन्स को, ठीक है, कुछ कैटाइन को मैंने एज एग्जांपल लिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास तो लिथियम का प्लस ये सोडियम से ज्यादा होता है, ठीक है, और सोडियम का पोटाशियम से ज्यादा होता है, और पोटाशियम का रुबिडियम से ज्यादा होता है, ठीक है, ये हमारे पास। या अगर हम कहें तो ये बेरिलियम का हमारे पास ज्यादा होता है किस चीज से? मैग्नीशियम से।
और इसका ज़्यादा होता है कैल्शियम से, और इसका ज़्यादा होता है स्ट्रोंशियम से। ठीक है, ये हमारे पास कुछ चार्जेस हैं। अब चार्ज डेंसिटी और हाइड्रेशन का क्या मतलब आपस में क्या रिलेशन है? ठीक है, जो हमने ऑलरेडी बात की कि चार्ज डेंसिटी और हाइड्रेशन क्या चीज़ है, इसका अब हम रिलेशन मालूम करें। या मैं चार्ज डेंसिटी आपको क्यों पढ़ा रहा था, तो इससे पहले जो टॉपिक किया, अब दोनों को हम को रिलेट कर रहे हैं। सो चार्ज डेंसिटी एंड हाइड्रेशन, इस पे अब हम बात करते हैं। तो हमारे पास अगर किसी भी आयन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, सो फिर क्या होगा, उसी आयन का वाटर मॉलिक्यूल के साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इसको देखें, ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी ऑफ एन आयन, किसी भी आयन की अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, सो द ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ आयन, सो ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ आयन। आयन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। किसके साथ? H2O मॉलिक्यूल के साथ, विद H2O मॉलिक्यूल्स। सो अगर इनका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या मतलब होगा, ग्रेटर विल बी द हाइड्रेशन, ग्रेटर विल बी द हाइड्रेशन, सो हाइड्रेशन भी ग्रेटर होगा। ठीक है, इट मीन कि अगर किसी आयन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा होगा, और अगर उसका अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा है तो इट मीन कि हमारे पास हाइड्रेशन का प्रोसेस ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। अब हमारे पास बेसिकली हाइड्रेट्स है क्या? ठीक है, हाइड्रेट्स बेसिकली होते क्या है? तो हमारे पास वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जिसमें वाटर केमिकली बॉन्डेड हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हाइड्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स के हम द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विच कंटेन केमिकली कंबाइंड वाटर, द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस which contain chemically combined water, जिसमें केमिकली कंबाइंड वाटर हमारे पास मौजूद हो इन डिफिनिट प्रोपोर्शन, और वो भी एक खास मिकदार में, इन डिफिनिट प्रोपोर्शन, इज कॉल्ड हाइड्रेट, इसका हाइड्रेट। ये हमारे पास बेसिकली हाइड्रेट होता है। अब हाइड्रेट प्रोड्यूस कैसे होता है? सो ये मोस्टली हमारे पास जो सॉल्युबल सॉल्ट होता है उससे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, किस तरह? सो द हाइड्रेट्स आर मोस्टली द हाइड्रेट्स आर मोस्टली प्रोड्यूस्ड, किस चीज से मोस्टली ये प्रोड्यूस होते हैं? व्हेन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट, व्हेन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट इज इवापोरेटेड, इज इवापोरेटेड। जब उसकी इवापोरेशन हो जाती है तो हमारे पास हाइड्रेट बनते हैं। अब ये हाइड्रेट किस किस चीजों के बनते हैं? तो ये हमारे पास सॉल्ट के भी होते हैं, एसिड्स के भी होते हैं, और ऐसे और भी एलिमेंट्स के जिनके हाइड्रेट्स होते हैं। द सॉल्ट, एसिड्स, बेसिस एंड other number of
एलिमेंट्स कैन फॉर्म हाइड्रेट्स, कैन फॉर्म हाइड्रेट्स। ठीक है, बना सकते हैं। मैं यहां पे आपको कुछ हाइड्रेट्स की एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, हम सपोज करते हैं हमारे पास कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है 1। ट्रू, हमारे पास हम सपोज करते हैं कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। थर्ड हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट, फोर्थ हमारे पास क्या हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट, फिफ्थ हमारे पास क्या हो सकता है, तो फिफ्थ हमारे पास हो सकता है सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। ठीक है, और सिक्स भी हम लिख लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड का। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का, इसका भी हमारे पास हाइड्रेट बनता है। कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे, 6H2O। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट। अब अगर मैं कहूं कि इसको आप ले लें, इसमें आप मुझे बताएं कि कॉपर के साथ कितने मतलब हमारे पास होंगे वाटर मॉलिक्यूल। तो इसके साथ होते हैं 4 वाटर मॉलिक्यूल, और इसके साथ कितने होंगे, इसके साथ होता है 1 वाटर मॉलिक्यूल। ये दोनों का हम फर्क अगर देख लें कि एक के पास हमारे पास जो है ना, वो कॉपर के पास होते हैं 4 वाटर मॉलिक्यूल और इसके पास होते हैं 1 वाटर मॉलिक्यूल का। अब आप देख लें कि इसके पास ये 4 मॉलिक्यूल क्यों होते हैं और इसके पास ये 1 क्यों होता है। क्योंकि कॉपर का चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। यूनिट पर क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया हमने बात की थी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां पे कैटायन साइज में स्मॉल होता है। क्या होता है, साइज इसका स्मॉल होता है। ठीक है, तो इसका ग्रेटर चार्ज है स्मॉल एरिया पे। ये जो एनाइन होता है हमारे पास, इसका एरिया ज्यादा होता है, तो ये लेस चार्ज है पर ग्रेटर यूनिट एरिया। लिहाजा इस वजह से हमेशा आपके पास कैटायन के पास ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे और एनाइन के पास कम वाटर मॉलिक्यूल होंगे। ये जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कहा जाए कि इसका आप डिवीजन कर ले, तो ये वो बेसिकली डिवीजन है। अच्छा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। फाइनली मैं आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बताता हूं कि हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या चीज है। ये एक टर्मिनोलॉजी बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या। ठीक है, तो उसी पे हम अब बात कर लेते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास है कि those water molecule which have combined with some compound as they are crystallized, those water molecule which are combined। अब ये किसके साथ combined है, with some compound as they with some compounds which are crystallized from aqueous medium, which are crystallized from aqueous medium। ये aqueous medium से जब ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, इस कॉल्ड क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड वाटर ऑफ सिंपली। हमारे पास अगर हम सॉल्ट को ले लें और उसको हम ड्राई करें, उससे हमारे पास लिक्विड इवापोरेट हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ लिक्विड इसमें कंबाइंड होता है। इसमें मतलब यह है कि इसके अंदर मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो गाइज, इट वाज ऑल अबाउट द एनर्जेटिक्स ऑफ हाइड्रेशन और सॉल्वेशन। फिर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, हाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो सारी चीज़ों के मुतालिक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी।
कहीं पे भी कोई मसला हो तो आप कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं। और अगर आपको पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना ये ना भूलें। थैंक यू।